नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों आप किसी भी प्रकार की लाइब्रेरियन की तैयारी करते हो दोस्तों, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरएमएसएसबी, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों जल्द से जल्द मिल सके। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के टेस्ट सीरीज में दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज से दोस्तों पहले हमने कि 20 से 30 टेस्ट सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके उन टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। और दोस्तों हम आरएमएसएसबी के लिए रोजाना डेली शाम को आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों, विशिष्ट सॉल्यूशन के साथ, जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। तो दोस्तों आप उन वीडियो को देखना ना भूलें। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन यही है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रकाशित होती है। तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली से, न्यूयॉर्क से, लंदन से, वॉशिंगटन से। तो वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका से, न्यूयॉर्क अमेरिका से प्रकाशित होती है दोस्तों। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो यानी कि जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए जाते हैं या किसी के द्वारा किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड बनाया जाता है जो कि पहली बार बना हो, वो रिकॉर्ड दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जोड़ने के लिए कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वो न्यूयॉर्क अमेरिका से प्रकाशित होती है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दोस्तों पहले क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, डोस, लाइनेक्स, यूनिक्स और कोबोल। तो दोस्तों इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं होगा? तो दोस्तों कोबोल है, वो एक क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। क्या दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषा है। और उच्च स्तरीय भाषा, इस भाषा का निर्माण या ये भाषा कब बनी थी? तो ये बनी थी 1959 में। कब बनी थी? 1959 में बनी थी। और एक ग्रेस मर्रे हापर, एक ग्रेस मर्रे हापर नाम का व्यक्ति था जिसने इस भाषा को बनाया था, ग्रेस मर्रे हापर। और दोस्तों इस भाषा का निर्माण किसने किया था? 1959 में ग्रेस मर्रे हापर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और ये एक उच्च स्तरीय भाषा है। डोस, लाइनेक्स और यूनिक्स दोस्तों क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो लाइनेक्स है वो सिंगल यूजर है, डोस और यूनिक्स है वो क्या है दोस्तों, मल्टीपल यूजर हैं। तो हम दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि चार ऑप्शन के बारे में बात कर ली हमने। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोबोल। और ये दोस्तों तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि दोस्तों लाइनेक्स क्या है, सिंगल यूजर है, और डोस और यूनिक्स क्या दोस्तों, मल्टीपल यूजर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि इंडिया हुज हुक का प्रकाशन कौन करता है? तो इंडिया हुज हुक का प्रकाशन कौन करता है दोस्तों? तो इन्फा पब्लिकेशन नई दिल्ली करती है। कौन करता है दोस्तों? इन्फा पब्लिकेशन नई दिल्ली करती है। और इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था दोस्तों? 1969 में। कब आया था दोस्तों? 1969 में, यानी कि इंडिया हुज हुक का प्रकाशन का फर्स्ट एडिशन आया था। और दोस्तों इसका प्रकाशन कौन करता है? तो इन्फा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली करती है, यानी कि नई दिल्ली करती है। तो हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर मिल जाएंगे ताकि आप मैसेज कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन बजट बनाने की विधि नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक बजट बनाने की विधि नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों लाइन बजट, जीरो बेस बजट, परफॉर्मेंस बजट और कास्ट बजट। तो दोस्तों इनमें से कौन सी दोस्तों एक बजट निर्माण की विधि नहीं हो जाएगी? तो दोस्तों जो कास्ट बजट है वो एक बजट निर्माण की विधि नहीं है। क्या दोस्तों? एक बजट निर्माण की विधि नहीं है दोस्तों। लाइन बजट, रेखीय बजट, ऐतिहासिक बजट, ये सारे कौन से दोस्तों, ये बजट निर्माण की प्रथम विधि है। इसके बाद दोस्तों दूसरी विधि है वो कौन सी है? परिसूत्र। और तीसरी है वो दोस्तों, जैसे कि बजट निर्माण की कुल कितनी विधियां दोस्तों? 7 विधियां हैं, यानी कि परिसूत्र बजट है, इसके साथ साथ एक कार्यक्रम प्रणाली बजट है, जीरो बेस बजट है, परफॉर्मेंस यानी कि दोस्तों परिसूत्र इसमें आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो अलग अलग तरीके की कुल 7 विधियां होती हैं बजट निर्माण की, तो इनमें से कौन सी दोस्तों नहीं होगी? कास्ट विधि नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि
ग्रेट ब्रिटेन द्वारा केन्यान समिति, कौन सी दोस्तों, केन्यान समिति, यानी ग्रेट ब्रिटेन द्वारा केन्यान समिति का गठन निम्नलिखित में से किस प्रकार के पुस्तकालयों के विकास हेतु किया गया था। तो दोस्तों केन्यान समिति और पेरा समिति दो समितियों का गठन किया गया है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहले दोस्तों हम केन्यान समिति की बात कर लेते हैं। तो केन्यान समिति का गठन है वो दोस्तों चार ऑप्शन देंगे। पहला सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए, स्कूल पुस्तकालयों के लिए, कॉलेज पुस्तकालयों के लिए और विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि किस प्रकार के विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए यानी कि केन्यान समिति का गठन किया गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों जो तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं उनका अलग अलग समितियों के द्वारा गठन किया गया है। अब हम दोस्तों एक पेरा समिति की बात और कर लेते हैं। तो दोस्तों पेरा समिति का गठन विश्वविद्यालयों को यानी कि सलाह देने के लिए किया गया था। किसके लिए दोस्तों, विश्वविद्यालयों को। तो दोस्तों जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी पुस्तकालय होते हैं, यानी कौन से पुस्तकालय दोस्तों, जो शैक्षणिक पुस्तकालय तीन प्रकार के होते हैं, पहला स्कूल, दूसरा कॉलेज और तीसरा यानी कि यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं उनको सलाह देने के लिए किसका किया गया था, पेरा समिति का। तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, जो शैक्षणिक पुस्तकालय, पहला पुस्तकालय होता है सार्वजनिक, दूसरा होता है शैक्षणिक और तीसरा होता है कौन सा, विशिष्ट। तो विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए तो किसका किया गया था, केन्यान। और दोस्तों ये जी विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं जो शैक्षणिक पुस्तकालय में तीसरा भाग होता है, उनके लिए पेरा समिति किया गया था। और यदि विश्वविद्यालय ऑप्शन में ना आए तो और कौन सा ऑप्शन में आ जाए दोस्तों, शैक्षणिक। तो शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए पेरा समिति का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पेरा समिति पहले बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कि शिष्य में कुल कितने प्रकार के अंकनों का प्रयोग किया गया है। तो शिष्य में कुल कितने प्रकार के अंकनों का प्रयोग किया गया दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 65, 71, 54, 32। तो जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1933 में पद्धति है कॉलन क्लासिफिकेशन। तो कॉलन क्लासिफिकेशन दोस्तों, तो इस पद्धति में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा कुल कितने अंकनों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों एक ऑप्शन तो दे रखा है कि नहीं बी, कुल कितने हैं 71 यानी 71 ऑप्शन है। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसी में यदि आपको 71 मिले और इसके साथ साथ दोस्तों आपको 74 मिले यानी कि 74, तो दोस्तों 74 करेक्ट होगा। 71 और 74 दोनों होने पर 74 करेक्ट होगा, क्योंकि 74 पूरे अंकनों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि कैपिटल ABCD का प्रयोग, स्मॉल ABCD का प्रयोग और अन्य प्रकार के लेमड़ा, बीटा, गामा इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। कुल कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया दोस्तों, तो कुल प्रतीक या चिन्हों का प्रयोग किया गया है 74 का, 74 का। जबकि इसमें एग्जाम में 71 है तो 71 होगा, और यदि 71 और 74 दोनों होने पर कौन सा होगा, 74 होगा, क्योंकि जो UGC नेट के द्वारा मान्य किया गया है वो 74 किया गया है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि द्विदशमलव वर्गीकरण के 23वें मुद्रित संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो DDC का जो 23वां संस्करण था, DDC का 23वां संस्करण था, उसका प्रकाशन कब किया गया। तो ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सरल है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है वो सरल क्वेश्चन एग्जाम में, यदि एक सरल क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है दोस्तों तो हम लाखों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि एक हार्ड क्वेश्चन सही होता है तो हम 100 के ऊपर आते हैं। इसका दोस्तों एक फैक्ट है, क्योंकि एक सरल क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन एक हार्ड क्वेश्चन बहुत ही कम स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका सरल क्वेश्चन तो किसी प्रकार एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या ना करो, लेकिन सरल क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। एक सरल क्वेश्चन आपको 10,000 से लेकर 1 लाख स्टूडेंट को के पीछे ले जाता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन सरल है, लेकिन आपको इनको समझना अच्छी तरीके से, लैंग्वेज चेंज होकर दोस्तों सरल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो DDC का जो 23वां संस्करण था वो प्रकाशन किस वर्ष हुआ दोस्तों, तो किस वर्ष हुआ था, 1911 में। अब इसके साथ साथ दोस्तों दो छोटे छोटे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो दो क्वेश्चन है कि 1911 में प्रकाशन हुआ था DDC के 23वें संस्करण का, जो कि दोस्तों दो तरीके से होता है, एक तो दोस्तों ऑनलाइन और एक कौन सा हुआ दोस्तों, मुद्रित। एक कौन सा दोस्तों, मुद्रित। तो ऑनलाइन तो किसने किया था दोस्तों, OCLC ने। और दोस्तों मुद्रित प्रकाशन किसने किया था, तो एक JS मिशेल नाम का व्यक्ति था। कौन दोस्तों, JS मिशेल भी मिलता है दोस्तों और मिशेल भी मिलता है, यानी कि आपको लिख के बताता हूँ दोस्तों। एक तो होता है मिशेल,
एक तो दोस्तों मिशेल और एक होता है मिशेल, ये दोनों नाम एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है कि जो 23वां संस्करण था उसका मुद्रित प्रकाशन किसने किया था, तो जे.एस. मिशेल या मिशेल ने किया था। और इसने कब से कब तक किया था दोस्तों, तो जे.एस. मिशेल ने 21वें संस्करण से लेकर, कौन से 21वें संस्करण से लेकर 23वें संस्करण तक प्रकाशन किया था। और OCLC का, यानी कि OCLC ऑनलाइन प्रकाशन करता है, और OCLC कब से करता है, 1988 से। कब से करता है DDC का प्रकाशन, या DDC के कॉपीराइट कब से हैं OCLC के पास, तो 1928 से हैं, नहीं 1988 से हैं। और OCLC का जो संपादक है वो कौन है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है खास करके, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। माइकल पेंजर, कौन है दोस्तों, जो माइकल पेंजर नाम का व्यक्ति है जो कि OCLC का संपादक है, DDC का प्रकाशन कर रहा है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि किसी प्रकार क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि श्रृंखला प्रक्रिया के आविष्कारक कौन है। तो श्रृंखला प्रक्रिया दोस्तों, तो इसके आविष्कारक कौन है, यानी कि चेन प्रोसीडर। तो इसके आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर S.R. रंगानाथन। श्रृंखला प्रक्रिया के दोस्तों आविष्कारक कौन है, डॉक्टर S.R. रंगानाथन। डॉक्टर S.R. रंगानाथन द्वारा दोस्तों ये जो श्रृंखला प्रक्रिया या चेन प्रोसीडर कब बनाया गया था, तो 1938 में। कभी आपको ये दोस्तों सन बहुत खास करके याद रखनी है। सन आपको तब याद होने लग जाएंगी, तब आपको लाइब्रेरी का कंसेप्ट और डाउट हमेशा क्लियर होने लग जाएंगे। तो दोस्तों श्रृंखला प्रक्रिया के आविष्कारकर्ता कौन है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। कब बनाई, 1938 में। और दोस्तों 1938 में बनाई थी। तो ये किस प्रकार काम में आती है, तो दोस्तों जो ये श्रृंखला प्रक्रिया है ये विषयों के वर्गांक की मुख्य प्रविष्टियाँ तैयार करने का एक क्या दोस्तों यांत्रिक विधि है। क्या दोस्तों, जो भी विषय के जो मुख्य वर्गांक होते हैं उनकी मुख्य प्रविष्टि तैयार करने के लिए दोस्तों एक क्या है, यांत्रिकी विधि है यह श्रृंखला प्रक्रिया। तो दोस्तों इसको आपको नोटबुक में ऐड कर लेना है। तो और दोस्तों एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि श्रृंखला प्रक्रिया के साथ साथ ही डॉक्टर S.R. रंगनाथन की एक पुस्तक आई थी जिसमें डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने श्रृंखला प्रक्रिया का वर्णन किया था। वो पुस्तक कौन सी थी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों वो पुस्तक आपको याद रखनी है। वो कब आई थी, 1938 में। डॉक्टर S.R. रंगनाथन की कौन सी पुस्तक थी दोस्तों, वो तो 31 के बाद 33 में आई, 34 में आई, 35 में आई, 37 में आई और 38 वाली पुस्तक थी दोस्तों वो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो वीडियो है वो हमने कंप्लीट डाल रखा है यूट्यूब पे, INB का वीडियो कंप्लीट डाल रखा है। और आज दोस्तों हम उसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे ताकि दोस्तों आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों INB की आवृत्ति क्या है, तो INB की दोस्तों आवृत्ति क्या है दोस्तों, मासिक आवृत्ति है। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। INB से 2 से 3 क्वेश्चन RMSSB में आराम से आने हैं, क्योंकि वो 2 जो पेपर हुए हैं 2016 और 19 का, उसमें दोनों में पूछा गया है। और दोस्तों INB का प्रकाशन कौन करता है, तो INB का प्रकाशन करता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। कौन सा करता है दोस्तों, जो कोलकाता सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का उप विभाग है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। और इस सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, 1955 में। और INB को पहली बार प्रकाशन कब किया था, तो 1957 में। कब किया दोस्तों, 1957 में। और ज़्यादा दोस्तों इसकी जानकारी लेनी है कि आपको कब से कब तक कितनी इसकी आवृत्ति रही, कब। और जैसे फादर ऑफ ISBN तो नहीं, फादर ऑफ INB तो कौन है, BS केशवन। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसका कंप्लीट वीडियो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि परामर्शदायी समिति का गठन कब हुआ था। अब दोस्तों मैं आपके परामर्शदायी समिति के 4 नाम आपको बताता हूं जो आपको यानी कि रट लेने हैं। पहला दोस्तों नाम है कि परामर्श एडवाइजरी कमेटी के नाम से जानते हैं इसको। दूसरी है कि सलाहकार समिति के नाम से जानते हैं। तीसरा है कि इसे केपिशीना समिति के नाम से जानते हैं। तीनों नाम दोस्तों आपको रट लेने हैं। तीनों नाम से ये पूछी जाती है कि केपी सिन्हा के द्वारा जो समिति का गठन किया गया था वो कब किया गया था, परामर्श समिति कौन सी थी, सलाहकार समिति किसे जाना जाता है, एडवाइजरी कमेटी किसे जाना जाता है। दोस्तों जो लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सलाहकार समिति के नाम से ही आता है, जो कि पुस्तकालयों के विकास से संबंधित थी। तो दोस्तों जो इस समिति का गठन कब किया गया था, तो इस समिति का गठन किया गया था 1957 में। कब किया गया, 1957 में किया गया था। और पुस्तकालयों के विकास हेतु किया गया था। जो पुस्तकालयों का विकास है, पुस्तकालय विकास हेतु इस समिति का गठन किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो दोस्तों पंचवर्षीय योजना और एक आयोग, तो इन दोनों से दोस्तों एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में RMSSB में आने हैं, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो CIP कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों जो CIP कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम दोस्तों कब स्टार्ट किया गया था, तो ये प्रोग्राम दोस्तों
50 में शुरू किया गया था दोस्तों। और इस प्रोग्राम के बारे में यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित जगह की सूचना प्राप्त करने हेतु उपयुक्त संदर्भ स्रोत है। तो निम्नलिखित जो भौगोलिक स्थान होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन सा दोस्तों संदर्भ स्रोत उपयुक्त रहेगा। एक पहला ऑप्शन है गजेटियर, दूसरा डायरेक्टरी, इंसाइक्लोपीडिया और ईयर बुक। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सटीक ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, गजेटियर। दोस्तों गजेटियर क्या होता है आपको थोड़ा बताता हूँ कि एक दोस्तों भौगोलिक स्रोत की जानकारी देने में या भौगोलिक जो जगह होती हैं उनकी जानकारी देने का उपयुक्त स्रोत है। ये दोस्तों ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक और जो भी दोस्तों राजनीतिक जानकारियाँ या राजनीतिक जगह जो कार्यक्रम होते हैं उनकी जानकारी देने का दोस्तों गजेटियर सबसे उपयुक्त स्रोत है। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक इन सभी की दोस्तों जानकारियाँ कौन देता है, तो कौन देता है दोस्तों, गजेटियर देता है। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि लूथर गुलिक के अनुसार पुस्तकालय प्रबंध के कितने सिद्धांत थे। तो लूथर गुलिक के अनुसार दोस्तों प्रबंधन के कुल कितने सिद्धांत थे। तो दोस्तों इसने सिद्धांत नहीं दिए थे, इसने दिए थे एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के कुल तत्व दिए थे लूथर गुलिक और एल उर्विक दोनों ने मिलकर। और ये कब दिए थे, 1929 में दिए थे और 1935 में प्रकाशित हुए। कब प्रकाशित हुए, 1929 में दिए और 35 में प्रकाशित हुए थे। तो थोड़ा सा एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए प्रबंधन के सिद्धांत दे दिए, जबकि प्रबंधन के सिद्धांत एल उर्विक ने दिए थे ओनली फॉर कितने, 10, और हेनरी फ्यूल ने कितने दिए थे, 14 सिद्धांत दिए थे 1916 में। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है लेकिन डाउट मेरी तरफ से क्लियर हो गया होगा आपका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए कि लूथर गुलिक के अनुसार पुस्तकालय प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं। तो दोस्तों जो एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट है तो कितने हैं दोस्तों, 7। पहला है POSDCORB। इस प्रकार दोस्तों एक सूत्र बनता है पोस्ट कॉर्प का जो कि एल उर्विक और लूथर गुलिक दोनों के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7। जिसमें दोस्तों आपको P से प्लेइंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, C से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। इस प्रकार है दोस्तों आप नोटबुक में ऐड कर सकते हो। और इससे एक क्वेश्चन दोस्तों आना है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनको याद रखना है क्योंकि इस बार एग्जाम में कन्फ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट हुए थे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि संदर्भ सेवा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो संदर्भ सेवा का प्रारंभ सर्वप्रथम दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि USA, फ्रांस, जापान, भारत। तो दोस्तों किस देश में हुआ था, तो सबसे पहले US से अमेरिका, यानी कि अमेरिका में संदर्भ सेवा की अवधारणा प्रस्तुत की थी सर्वप्रथम किसने। तो दोस्तों एक सैमुअल स्वीट ग्रीन नाम का व्यक्ति था। क्या दोस्तों, सैमुअल स्वीट ग्रीन नाम का व्यक्ति था जिसने दोस्तों सर्वप्रथम संदर्भ सेवा की अवधारणा दी थी। और कब दी थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, 1876 के समथिंग। कब दी थी दोस्तों, 1876 और 75 दोनों, यानी हो सकता है एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करने लायक है। और इसके बाद दोस्तों एक सैमुअल रोथेस्टीन नाम का व्यक्ति भी था जिसने क्या दिए थे दोस्तों, यानी कि संदर्भ सेवा के सिद्धांत दिए थे। तो दोस्तों उसके बारे में आपको, यानी कि दोनों में अलग अलग है, सैमुअल रोथेस्टीन और सैमुअल स्वीट ग्रीन, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी आपको क्वेश्चन यानी कि डाउट क्लियर हो गया हो दोस्तों। सर्वप्रथम किस देश में हुई दोस्तों, USA में। और कब हुई थी, 1876 के समथिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो वो इस प्रकार है कि ये दोस्तों इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं तो ताकि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन है कि दोस्तों कॉल नंबर ऑफ ए बुक मीन्स, यानी कि कॉल नंबर दोस्तों किन किन से मिलके बना है। तो दोस्तों किन किन से मिलके बना होता है दोस्तों, बुक नंबर, क्लास नंबर और दोस्तों एक कलेक्शन नंबर होता है यानी कि संग्रहण नंबर, कलेक्शन नंबर। इन तीनों से मिलके क्या बनता है दोस्तों, कॉल नंबर बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बोथ A और B दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ A और B दोनों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि न्यूनतम व्यय पर अधिकतम व्यक्तियों हेतु सर्वोत्तम पुस्तकें, ये किसका कथन है। तो RMSSB के द्वारा दोस्तों 2 क्वेश्चन तो आप रट लीजिए कथन के, क्योंकि कथन वो हमेशा पूछेगा। तो दोस्तों ये किसका कथन है, 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ड्यूई के सिद्धांत, रंगानाथन सिद्धांत, मैक कोलविन के मांग सिद्धांत से और हेंस के सिद्धांत से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा, मेलविन डेवी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था दोस्तों।
और कब दिया गया था? 1879 में। कब दिया गया दोस्तों? 1879 में दिया गया था कि पाठकों को न्यूनतम व्यय पे या न्यूनतम खर्चे पे बहुत सारी पुस्तकें, या दोस्तों उनको जो पुस्तकें चाहिए उनको न्यूनतम खर्चे पे उपलब्ध कराना या प्रोवाइड कराना, क्या दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया है दोस्तों यानी कि मेलविन डेवी के द्वारा 1879 में। इसके बाद दोस्तों ये जो मैकॉलविन का सिद्धांत है, डिमांड थ्योरी, मांग का सिद्धांत, इसको तो आपको रट लेना है, ये तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन, इनके रंगानाथन द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सरल भी क्वेश्चन आते हैं और हार्ड भी आते हैं। एग्जाम में कभी भी पूरे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते दोस्तों, 70% सरल आते हैं, 15% उससे थोड़े हार्ड आते हैं और 15% दोस्तों उससे थोड़े हार्ड आते हैं। इस प्रकार एग्जाम यानी कि कंपटीशन एग्जाम का पेपर बनता है। तो दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन की प्रथम पुस्तक थी। इनके पुस्तकालय के विज्ञान के 5 सूत्र डॉक्टर एस आर रंगनाथन की प्रथम पुस्तक थी। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1931 में। कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1931 में प्रकाशित हुई थी। और इसके बारे में आपको 2 जानकारी खास इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। पहली तो है दोस्तों इसकी प्रस्तावना, तो प्रस्तावना वी.एस. स्वामी अय्यर ने लिखी थी। वी.एस. शिवा स्वामी अय्यर कौन था दोस्तों? इस प्रकार का नाम था कि शिवा स्वामी अय्यर, आगे आपको लिख लेना है। और दोस्तों इस पुस्तक की भूमिका थी वो डब्ल्यू.सी. वेरविक शेष नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी भूमिका इस पुस्तक की। और ये पुस्तक 1931 में प्रकाशित हुई थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पुस्तक का प्रकाशन MLA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। यह आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। 4 बातें बताइए आपको कि प्रथम पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में प्रकाशित हुई थी। उसकी प्रस्तावना वी.एस. शिवा स्वामी अय्यर ने लिखी थी। भूमिका भूमिका डब्ल्यू.सी. वेरविक शेष ने। और ये दोस्तों जो भूमिका थी ये यानी कि गुरु थे डॉक्टर एस आर रंगानाथन के डब्ल्यू.सी. वेरविक शेष, यानी कि 1925 में लंदन यूनिवर्सिटी में गए थे डॉक्टर एस आर रंगानाथन मद्रास विश्वविद्यालय में उनका पुस्तकालय अध्यक्ष की योग्यता प्राप्त करने हेतु। वहाँ पे उनके गुरु थे डब्ल्यू.सी. वेरविक शेष। और एक खास इंपॉर्टेंट बात और दोस्तों कि ये जो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की डॉक्टर एस आर रंगनाथन की प्रथम पुस्तक थी, ये किसको समर्पित की गई थी? ये एग्जाम में पहले 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट का गलत होता है। तो ये दोस्तों एडवर्ड बी रोस, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की ये भी गुरु थे, एडवर्ड बी रोस को ये पुस्तकें समर्पित की गई थी। आप नोटबुक में दोस्तों ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है और आता है कि सर आप बोर्ड पे लाइए, लाइव आइए। तो दोस्तों हम लाइव जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे दोस्तों, अभी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, आपको ये समझ आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार की भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में दोस्तों प्रथम पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों 1948 में। यहाँ पे देखो 1947 भी दे रखा आपको कंफ्यूज करने के लिए। 1948 में मद्रास तमिलनाडु, वर्तमान कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। अब थोड़ी दोस्तों इसकी विशिष्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मेरी खासियत है, यानी क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। यदि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से थोड़ा सा भी ऊपर क्वेश्चन आया तो ऐसे पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 26 से 30 दिसंबर ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? ये तीनों नाम याद रखने, बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और उस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया। क्या किया गया दोस्तों? उस कॉन्फ्रेंस में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था। और उस प्रारूप के आधार पर ही डॉक्टर एस आर रंगानाथन के प्रयासों से आज 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं या पारित हो चुके हैं। और 20वां राज्य एमपी है, जिसमें 2013 में कोर्ट में तो दोस्तों सुनवाई हो गई थी, पारित यानी कि कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अभी तक एमपी में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं हुआ है। और दोस्तों एक छोटी सी बात है यहाँ पे कि स्वतंत्रता से पहले भी दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था 1945 में कोल्हापुर में। कहाँ पे दोस्तों? 1945 में कोल्हापुर में हुआ था, जिसको महाराष्ट्र 1967 में मिला दिया गया बाद में। और यदि दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, डाउट क्लियर जरूर करेंगे आपका। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार है कि कोलन वर्गीकरण में वर्गीकरण, प्रलेखन, शल्य क्रिया, रेडियोथेरेपी आदि पद प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन की दोस्तों हम बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट है कि सर आप 4 ऑप्शन के बारे में यानी कि बात करो, ताकि हमारे जो ऑप्शन के डाउट है वो क्लियर हो जाएं। तो इसलिए दोस्तों हम थोड़ा वीडियो बड़ा होता है, वीडियो बड़ा होने का कारण दोस्तों
कारण तो किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन दोस्तों जो अपलोडिंग होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों जो व्यक्तित्व पक्ष है, पदार्थ पक्ष है, ऊर्जा पक्ष है, स्थान पक्ष है, तो इसमें से दोस्तों करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ कि वर्गीकरण में जो प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन है, शल्य क्रिया, चिकित्सीय क्रिया, रेडियोथेरेपी है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये पर्सनैलिटी पक्ष फैक्ट यानी कि व्यक्तित्व पक्ष से संबंधित है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों पीएमएसटी के बारे में कल वाले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि पीएमएसटी का यानी कि पहली बार वर्गीकरण पद्धति का आधार बनाने हेतु शिष्य के दूसरे संस्करण 1939 में प्रयोग की गई थी पीएमएसटी, और पीएमएसटी को मान्यता 1944 में दी गई थी। आज हम दोस्तों इसकी फुल बात नहीं करेंगे, कल का वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, सुबह का मॉर्निंग का। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार है कि ISB यानी कि INB दोस्तों, INB में कितने भाषाओं में सम्मिलित किया गया है? तो INB का प्रकाशन दोस्तों कुल कितने भाषाओं में प्रकाशित की गई है? तो कुल 14 भाषाओं में INB प्रकाशित होती है। बहुत सारे स्टूडेंटों का 3 से 4 बार कमेंट आ चुका है कि सर INB 3 भाषाओं में प्रकाशित होती है। दोस्तों वो INB प्रकाशित नहीं होती है, वो लाइब्रेरी मिसलेनी है जो 3 भाषाओं में प्रकाशित होती है। INB 14 भाषाओं में प्रकाशित होती है। वो लाइब्रेरी मिसलेनी है जो 3 भाषाओं में प्रकाशित होती है। 1912 में प्रकाशित हुई थी लाइब्रेरी मिसलेनी, यानी कि W.A. बोर्डन के प्रयासों से बड़ौदा गुजरात में भारतीय पुस्तकालय क्षेत्र यानी कि भारत में पुस्तकालय क्षेत्र में प्रथम पत्रिका थी। और ये दोस्तों INB है जो 1957 में पहली बार प्रकाशित हुई थी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा, जिस कुल कितने भाषाओं में? 14 भाषाओं में, जिसका वर्णन हमने दोस्तों INB की एक वीडियो बना रखा है उसमें किया हुआ है, तो आप जाके दोस्तों प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों आज आपको टेस्ट में कि ACR यानी कि ACR2 में बाइबल, वेद, कुरान, उपनिषद, गीता को मुख्य प्रविष्टि होती है। तो इनको कौन सी मुख्य प्रविष्टि लिखा जाता है दोस्तों? 4 हैं, संपादक, सहकारक, व्याख्याकारक और शीर्षक। यानी शीर्षक है दोस्तों आप समझ सकते हैं टाइटल। इसके हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इस प्रकार है कि दोस्तों सरल क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सा मौलिक अभिलेख है? यानी कि मौलिक अभिलेख दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद दोस्तों जो प्रत्येक प्रलेख को उसके संग्रहण एक रूप में प्रदान करता है, और इसी प्रलेख को दोस्तों हम पुस्तकालय का महत्वपूर्ण प्रलेख के नाम से भी जानते हैं। तो अब दोस्तों इसका आप करेक्ट आंसर आसानी से दे सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, परिग्रहण रजिस्टर, सेशन रजिस्टर, दोस्तों सूची पत्रक, कैटलॉग कार्ड, और दोस्तों आदेश पंजिका और पुस्तक प्रदर्शन पटल। तो दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर, दोनों क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर जरूर दोस्तों कमेंट में देना है। हमारा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगे कमेंट जरूर करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि वीडियो पे आगे भी जो किसी प्रकार के दोस्तों डाउट हो वो आपके भी क्लियर होते जाएं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।